जय हिंद दोस्तों। स्वागत है परीक्षा प्रहरी में। आज हम इतिहास के पन्ने से एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जहां से हर परीक्षा में सीधे सीधे सवाल छपते हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत के वायसरायों के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से लेकर हमारे देश के आजाद होने तक किस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, कौन सी नीतियां लागू की और कौन से युद्ध लड़े, ये सब कुछ आज हम रटेंगे नहीं बल्कि कहानी की तरह समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक संक्षिप्त संगीतमय ठहराव। तो सबसे पहले इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। मतलब ये पद कैसे बने, कैसे बदले। बिल्कुल। इसकी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो लोग आए तो थे 1600 में एक व्यापारिक कंपनी बनकर, लेकिन फिर 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई। हाँ, इन दो लड़ाइयों के बाद वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो शासक बन गए और यहीं से इन पदों का विकास शुरू हुआ। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इन पदों के नाम बदलते गए। शुरुआत में तो मद्रास, बंबई और बंगाल सबके अलग अलग गवर्नर थे। जी, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने। फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और तब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। हाँ, और बंबई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन आ गए। तो इस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। 1833 के चार्टर एक्ट से पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और उस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आखिर में 1858 में, मतलब 57 के विद्रोह के ठीक बाद, गवर्नर जनरल का पद वायसरॉय बन गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसरॉय। हर नाम बदलना दरअसल भारत पर उनकी पकड़ के मजबूत होने का एक संकेत था। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं पहले बड़े नाम से, रॉबर्ट क्लाइव। इनका कार्यकाल 2 हिस्सों में था। हाँ, 1757 से 60 और फिर 1765 से 67। इनको तो मुगल शासक आलमगीर द्वितीय ने उमरा की उपाधि भी दी थी। इनके समय की सबसे बड़ी घटना तो प्लासी और बक्सर का युद्ध ही मानी जाएगी, है ना? हाँ, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि। लेकिन मेरे हिसाब से उनकी सबसे कह सकते हैं चालाक नीति थी 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। ड्यूअल गवर्नमेंट। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। और इन्हीं के समय में 1760 में वांडीवास का युद्ध भी हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया था। अच्छा, क्लाइव के बाद जो बड़ा नाम आता है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 से 85 तक। इन्हें भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी कहते हैं। इनके काम तो बहुत सारे हैं। जैसे ही आए, इन्होंने क्लाइव का शुरू किया हुआ द्वैध शासन खत्म कर दिया। मतलब जो बिना जिम्मेदारी की सत्ता वाला सिस्टम था उसे बंद किया। बिल्कुल। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये पहले गवर्नर जनरल बने। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी तो इन्हीं के दौर में हुई थी, 1784 में। जी हाँ, और उसी साल पिट्स इंडिया एक्ट भी आया। इन्होंने 1780 में बंगाल में पहला मदरसा भी स्थापित किया। लेकिन एक अजीब बात है इनके बारे में कि इन पर महाभियोग चलाया गया था। हाँ, ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर ब्रिटेन वापस जाकर इम्पीचमेंट हुआ, हालांकि बाद में बरी हो गए। और एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, जिसे रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं, वो भी वॉरेन हेस्टिंग से ही जुड़ी है। अगला नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 93, सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस के जनक। इनका सबसे मशहूर काम तो है 1793 का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। जी, और इन्हीं के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ था। और एक अनोखा तथ्य इनके बारे में कि ये एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनकी कब्र भारत में है। हाँ, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। इनके बाद सर जॉन शोर आए, जिन्होंने शिशुवध पर रोक लगाने की कोशिश की। जी, और उनके समय में खुर्दा और लाखेड़ी के युद्ध हुए थे। अब आते हैं एक बहुत ही आक्रामक गवर्नर जनरल पर, लॉर्ड वेलेस्ली। वो खुद को बंगाल का शेर कहता था। और उसकी नीतियां भी वैसी ही थीं। सबसे खतरनाक थी सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। हाँ, इसका एक ट्रिक भी है क्रम याद रखने का, HMAPBGSI। बिल्कुल। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया और इंदौर,
एक एक करके सबको इस जाल में फंसाया। और उन्होंने नागरिक सेवा के ट्रेनीज के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज भी खोला था। हाँ, और प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाले भी ये पहले थे, 1799 में। युद्ध की बात करें तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये दोनों इन्हीं के समय शुरू हुए। अच्छा, इनके बाद सर जॉर्ज बार्लो आए जो कार्यवाहक थे। जी, और उनके समय में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध राजपुर घाट की संधि से समाप्त हुआ। फिर आए लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अमृतसर की संधि 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स पर 1813 से 23 तक। इनके समय 1813 का चार्टर एक्ट आया। हाँ, और इस एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार मतलब मोनोपोली खत्म कर दी गई, सिवाय चीन और चाय के व्यापार के। इनके समय में भी कई युद्ध हुए। आंग्ल नेपाल युद्ध जो सुगौली की संधि से खत्म हुआ, और सबसे बड़ी घटना थी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसके बाद तो मराठा साम्राज्य का विलय ही कर लिया गया और पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इन्हीं के दौर में दो नई भू राजस्व व्यवस्थाएं भी आईं, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। जी, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में थॉमस मुनरो लाए और महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब क्षेत्र में होल्ट मैकेंजी। इसके बाद लॉर्ड एमर्स्ट के समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जो यान्दुबू की संधि से समाप्त हुआ। और एक और खास बात, 1826 में भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड भी इन्हीं के समय शुरू हुआ। तो अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बेंटिक को उनके सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से। हाँ, और कर्नल स्लीमैन की मदद से ठगी प्रथा का अंत, और शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले की शिक्षा नीति, जिसके तहत अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। सही कहा। बेंडिंग के बाद कार्यवाहक गवर्नर जनरल बने चार्ल्स मेटकाफ, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस से सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। फिर लॉर्ड ऑकलैंड के समय पहला आंग्ल अफगानी युद्ध हुआ। हाँ, और लॉर्ड एलनबरो ने रविवार की छुट्टी शुरू की। हाँ, और 1843 में दास प्रथा का पूरी तरह से अंत किया। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा पर रोक लगाई। और अब आते हैं उस नाम पर जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया, लॉर्ड डलहौजी, आधुनिक भारत का निर्माता भी और विध्वंसक भी। उनकी जो व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, या हड़प की नीति, हाँ, वो बहुत कुख्यात हुई। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, सबको इसी के तहत हड़प लिया गया। और अवध को तो कुशासन के आधार पर हड़पा था। जी, लेकिन उनके विकास कार्य भी उतने ही बड़े थे। भारत में पहली रेल 1853 बंबई से ठाणे। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, पहली बार डाक टिकट जारी हुए, पहली टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी इन्होंने की। और शिक्षा के क्षेत्र में 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत भी। मतलब एक तरफ निर्माण और दूसरी तरफ हड़प की नीति। यही विरोधाभास शायद 1857 की वजह बना। बिल्कुल, और वो विद्रोह हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय, जो कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वाइसरॉय बने। इनका कार्यकाल तो ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था। सबसे बड़ी घटना तो 1857 का महान विद्रोही था, और उसके बाद 1858 का अधिनियम, जिससे भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इन्होंने 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना की। जी, और आईपीसी और सीआरपीसी की नींव भी इन्हीं के समय पड़ी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी तो 1856 में इन्हीं के समय पारित हुआ था। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और भारत में बजट व्यवस्था और सीएजी के पद की शुरुआत भी इन्होंने ही की। कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन आए, फिर लॉर्ड मेयो। इनके समय में भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में। हाँ, और उन्होंने सांख्यिकी, सर्वेक्षण विभाग और कृषि विभाग भी बनाया। लेकिन लॉर्ड मेयो के साथ एक बहुत चौंकाने वाली घटना हुई। उनकी हत्या कर दी गई थी। हाँ, वो एकमात्र वाइसराय थे जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई, अंडमान में शेर अली अफरीदी ने। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। और अब बात करते हैं एक बहुत ही विवादास्पद वाइसराय की, लॉर्ड लिटन।
लिटन को उनके दमनकारी कानूनों के लिए ज्यादा जाना जाता है, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का। मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम। बिल्कुल। और आर्म्स एक्ट भी उसी साल आया, और उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी थी, ताकि भारतीय उसमें सफल ना हो सके। लिटन के एकदम विपरीत थे लॉर्ड रिपन, जिन्हें भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। हाँ, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उन्होंने आते ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म किया और सिविल सेवा की उम्र फिर से 19 से 21 कर दी। जी, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन लाए और 1881 से नियमित जनगणना शुरू करवाई। पहला कारखाना अधिनियम भी इनके समय आया। हालांकि इल्बर्ट बिल विवाद इनके कार्यकाल का एक, कह सकते हैं, काला धब्बा था। जी, और अंत में लॉर्ड डफरिन, इनके समय की सबसे बड़ी घटना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बिल्कुल। और फिर लॉर्ड लैंसडाउन ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया और भारत अफगानिस्तान सीमा के लिए डूरंट आयोग बनाया। तो आज हमने रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड लैंसडाउन तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे कुछ अधिकारी सुधारों पर ध्यान दे रहे थे, जैसे बेंटिक या डलहौजी अपने तरीके से। हाँ, और कुछ दमनकारी नीतियां लागू कर रहे थे, जैसे लिटन। हर गवर्नर जनरल और वॉइसराय की नीतियां, चाहे वो सहायक संधि हो, हड़प की नीति हो या प्रेस पर प्रतिबंध, सभी ने मिलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को अलग अलग तरीकों से मजबूत किया। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एक सोची समझी, पहले से तय की गई योजना का नतीजा था, या ये केवल अलग अलग समय पर अलग अलग अधिकारियों द्वारा अपनी सूझबूझ और मौके के हिसाब से लिए गए फैसलों की एक श्रृंखला थी, जो अंत में एक विशाल साम्राज्य के रूप में सामने आई? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि किस तरह रिपन ने भारत में सुधारों की लहर चलाई थी, लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह लॉर्ड कर्जन के दौर में ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने चरम पर पहुंचा। तो चलिए लॉर्ड कर्जन से शुरू करते हैं। इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। मैंने पढ़ा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब तक कह दिया था। ये तो बहुत बड़ी उपाधि है, ऐसा क्यों कहा गया? हाँ, ये जो उपाधि है ना, ये कर्जन के पूरे कार्यकाल का सार है। मतलब औरंगजेब की ही तरह कर्जन भी, आप कह सकते हैं कि एक बेहद कुशल लेकिन उतने ही निरंकुश प्रशासक थे। अच्छा। उनका मानना था कि भारत को चलाने का सही तरीका है हर चीज पर केंद्र का, यानी वाइसरॉय का पूरा नियंत्रण हो। उन्होंने प्रशासन को एफिशिएंट बनाने के नाम पर हर विभाग को अपनी मुट्ठी में कर लिया। और इसके लिए उन्होंने कई आयोग बनाए, जैसे पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग, सिंचाई के लिए मानक्रीफ आयोग और रेलवे के लिए थॉमस रॉबर्टसन आयोग। तो कागज पर तो ये सब सुधार ही लग रहे थे। बिल्कुल, लेकिन असल में ये सत्ता का केंद्रीकरण था, जिसमें भारतीयों की राय की कोई जगह ही नहीं थी। अच्छा, तो मतलब सुधारों के पर्दे के पीछे असल मकसद अपनी पकड़ मजबूत करना था, और इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण शायद बंगाल का विभाजन था, है ना? बिल्कुल। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू हुआ, तो ये कर्जन की बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। उन्होंने कारण क्या दिया था इसका? सरकारी तर्क ये दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे बांटा जा रहा है, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। और वो क्या था? उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ था। वहां हिंदू और मुसलमान मिलकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। कर्जन ने इसी एकता को तोड़ने के लिए पूर्वी बंगाल, जो मुस्लिम बहुल था, और पश्चिमी बंगाल, जो हिंदू बहुल था, उनको अलग कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है लोगों ने इसका विरोध तो किया ही होगा। अरे, विरोध जबरदस्त था। पूरे बंगाल में इस दिन को शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस मनाया। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया होगा फिर। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। ये घटना भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने लोगों को दिखा दिया कि ब्रिटिश सरकार सुधार की नहीं बल्कि फूट डालने की राजनीति कर रही है। सही कहा। तो कर्जन ने बंगाल को बांटकर जो चिंगारी लगाई थी, उसे आग में बदलने का काम उनके अगले वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मिंटो ने कर्जन की नीति को और आगे बढ़ाया। 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की।
जिसे अंग्रेजों का पूरा समर्थन हासिल था। जी, अंग्रेजों को कांग्रेस के खिलाफ एक राजनीतिक दल मिल गया था और फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। आप 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की बात कर रहे हैं ना? इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। ये था क्या असल में? पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भारत को बांटने वाला एक राजनीतिक हथियार था। एक हथियार? हाँ। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते थे और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम वोटर ही दे सकते थे। अच्छा। कहने को तो ये मुस्लिमों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का एक तरीका था, लेकिन इसका असली असर बहुत खतरनाक था। अब नेताओं को पूरे समाज के विकास के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने समुदाय को खुश करने के लिए काम करना था। यहीं से भारतीय होने से पहले हिंदू या मुसलमान होने की राजनीति को संस्थागत रूप मिल गया। बिल्कुल। और मजे की बात देखिए, इसी दौरान 1907 में कांग्रेस खुद भी गरम दल और नरम दल में बट गई। अंग्रेजों के लिए तो ये जैकपॉट हो गया होगा। अरे बिल्कुल। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में 2 हिस्सों में बंटना उनकी सबसे बड़ी जीत थी। एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतें खुद ही कमजोर हो गईं और दूसरी तरफ उन्होंने मुस्लिम लीग को खड़ा करके देश की एकता की नींव पर ही हमला कर दिया। मिंटो के बाद आए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके समय में एक बड़ा अजीब विरोधाभास दिखता है। एक तरफ 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करके वो राष्ट्रवादियों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जा रहे हैं, जो मुगल सत्ता का केंद्र था। ये क्या दोहरी रणनीति थी? ये अंग्रेजों की क्लासिक गाजर और छड़ी वाली नीति थी। बंगाल विभाजन के खिलाफ इतना बड़ा जनाक्रोश था कि सरकार को झुकना ही पड़ा। तो विभाजन रद्द करना एक गाजर थी? हाँ, राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए। लेकिन उसी साल दिल्ली में जॉर्ज पंचम के लिए भव्य दरबार लगाना और राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करना, ये छड़ी थी। ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश था कि असली ताकत अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के पास ही है। मतलब एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। इसी दौर में तो पहला विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था। इसका भारत पर क्या असर पड़ा? 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी। अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों और संसाधनों की जरूरत थी, और बदले में भारतीय नेताओं को आजादी या कम से कम स्वशासन की उम्मीद थी। बिल्कुल। इसी समय विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन तेज हो रहे थे। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका मकसद ही भारत में सशस्त्र क्रांति करना था। जी। तो हार्डिंग के समय में शांति और उथल-पुथल दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड पर, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। इस समय तक विश्व युद्ध चल ही रहा था। माहौल तो और भी गर्म हो गया होगा ना? बहुत ज्यादा। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत से जो वादे किए थे वो उन्हें पूरा करने के मूड में नहीं थे। उल्टा, युद्ध खत्म होते ही वो 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून ले आए। हाँ, काला कानून, क्योंकि इसके तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी। ये न दलील, न वकील, न अपील वाला कानून था। और इसी कानून के विरोध में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीयों का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर से बचा खुचा भरोसा भी खत्म कर दिया। ये तो एक नरसंहार था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। एक तरफ 1919 में जलियांवाला बाग जैसा भयानक हत्याकांड हो रहा है और उसी साल सरकार सुधार के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी ला रही है। ये क्या चल रहा था? दमन और सुधार एक साथ? यही तो ब्रिटिश रणनीति थी। एक तरफ रॉलेट एक्ट से दमन करो और दूसरी तरफ सुधारों का लॉलीपॉप देकर नरमपंथियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी उन्होंने अपनी बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। हाँ, और अब सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी। इसी माहौल में गांधी जी ने अपना पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। चेम्सफोर्ड के बाद आए लॉर्ड रीडिंग। इनके समय की सबसे बड़ी घटना तो शायद असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों ले लिया जब वो अपने चरम पर था? यह गांधी जी के सिद्धांतों का सवाल था। उनका पूरा आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। अच्छा। जब चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले मारे गए
तो गांधी जी को लगा कि देश अभी अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। उन्हें डर था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो अंग्रेजों को उसे बेरहमी से कुचलने का बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल। तो 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन इसका राजनीतिक असर तो काफी नकारात्मक हुआ होगा। कई नेता नाराज हुए होंगे। बहुत नाराज हुए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े नेताओं को लगा कि एक जगह हुई हिंसा की सजा पूरे देश को देना ठीक नहीं है। इसी निराशा में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका मकसद था चुनाव लड़कर काउंसिल में घुसना और सरकार के काम में बाधा डालना। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। इनके आते ही 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। इसका इतना विरोध क्यों हुआ? क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें कोई भारतीय नहीं था? जी, मुख्य कारण यही था, लेकिन इसके पीछे का संदेश और भी गहरा था। अंग्रेज भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए एक आयोग बना रहे थे और उन्हें एक भी भारतीय इस काबिल नहीं लगा कि उसे इस आयोग में शामिल किया जाए। ये तो पूरे देश का अपमान था। बिल्कुल। ये उस औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक था जो मानती थी कि भारतीय अपना भला बुरा खुद नहीं सोच सकते। इसी अपमान ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। और इसी विरोध की पृष्ठभूमि में पूर्ण स्वराज की मांग उठी। बिल्कुल। साइमन कमीशन के जवाब में जब भारतीयों ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की तो उसे भी अंग्रेजों ने नहीं माना। इससे कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का धैर्य जवाब दे गया। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी घोषित कर दिया और तय किया कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और फिर गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। नमक जैसी साधारण चीज को आंदोलन का प्रतीक क्यों चुना गया? यह गांधी जी की राजनीतिक प्रतिभा का सबसे बड़ा उदाहरण है। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, हर भारतीय के जीवन से जुड़ी थी और सरकार ने उस पर टैक्स लगा रखा था। सही बात है। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश दिया कि हम इस अन्यायपूर्ण सरकार के कानून को नहीं मानेंगे। इस एक यात्रा ने पूरे देश को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया। इरविन के बाद आए लॉर्ड वेलिंगटन। इनके समय में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 1932 के सांप्रदायिक पंचाट की होती है। ये क्या था और गांधी जी ने इसका इतना विरोध क्यों किया? सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड की एक और चाल थी। इसमें दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। मतलब दलित वोटर्स सिर्फ दलित उम्मीदवार को ही वोट देंगे? हाँ, गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि यह अंग्रेजों की हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांटने की साजिश है। अच्छा। इसके विरोध में उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसी दौरान 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी आया, जिसे हमारे संविधान का आधार कहा जाता है। जी, ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और आखिरी संवैधानिक दस्तावेज था। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। हालांकि ये पूरी तरह लागू नहीं हो सका, लेकिन हमारे आज के संविधान का ढांचा काफी हद तक इसी पर आधारित है। अच्छा। इसी एक्ट के तहत बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का रास्ता भी साफ हुआ। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिक्सो पर, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था और जिनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने भारत की आजादी की लड़ाई को कैसे प्रभावित किया? द्वितीय विश्व युद्ध ने खेल पूरी तरह बदल दिया। अंग्रेज फिर से चाहते थे कि भारतीय सैनिक और संसाधन उनके लिए लड़ें, लेकिन इस बार कांग्रेस का रुख साफ था, पहले आजादी फिर युद्ध में सहयोग। और जब अंग्रेज नहीं माने तो कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। हाँ, और इसी मौके का फायदा उठाकर 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में पहली बार आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया। मतलब एक तरफ दुनिया में युद्ध चल रहा था और भारत के अंदर विभाजन की नींव रखी जा रही थी। और ये पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? ये शब्द कैम्ब्रिज के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। उधर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके थे और अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर देश को आजाद कराने की योजना बना रहे थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। जी, इसी पृष्ठभूमि में 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अपना आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, और करो या मरो का नारा दिया। युद्ध खत्म होने के बाद लॉर्ड वेवल आए और फिर भारत के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन।
तब तक तो ये लगभग तय हो चुका था कि भारत आज़ाद होगा, लेकिन सवाल ये था कि भारत एक रहेगा या बंटेगा। बिल्कुल। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो भारत को और संभाल नहीं सकते थे। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसकी आखिरी कोशिश थी कि एक संयुक्त भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाए। जी, लेकिन तब तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो चुकी थी। जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। जब बात नहीं बनी तो लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में, खासकर बंगाल में, भयानक दंगे भड़क उठे। हाँ, और इन्हीं दंगों ने विभाजन को लगभग तय कर दिया। हाँ, उन दंगों ने ये साफ कर दिया था कि साथ रहना अब शायद मुमकिन नहीं होगा। इसी माहौल में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। उनके पास एक ही काम था, जल्द से जल्द सत्ता का हस्तांतरण करना। उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इसी के आधार पर भारत के विभाजन और आजादी का फैसला हुआ। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। जी, आजादी के बाद भी तो गवर्नर जनरल का पद कुछ समय तक रहा था। जी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उनके बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। अच्छा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये थी कर्जन से लेकर माउंटबेटन तक की कहानी, जिसमें हमने दमन, सुधार, आंदोलन और आखिरकार स्वतंत्रता और विभाजन को देखा। हर वाइसराय का कार्यकाल भारत को एक नए मोड़ पर ले गया। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर एक सवाल मन में उठता है। हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश नीतियां, जैसे बंगाल का विभाजन और फिर पृथक निर्वाचक मंडल, धीरे धीरे विभाजन की खाई को चौड़ा करती गई। सोचने वाली बात यह है कि क्या इतिहास के उस मोड़ पर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए कुछ अलग निर्णय भारत के इस भौगोलिक और भावनात्मक विभाजन को टाल सकते थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।